वह एक मामूली गांव की लड़की थी, पर उसकी कहानी आम नहीं इतिहास में दर्ज है। दुनिया ने उसे डाकू कहा, पर उसने संसद में बैठकर कानून बनाया। यह कहानी है बैंडेड क्वीन फूलन देवी की। वो ऐसी महिला जिसके बीहर की कारनामों की तूती बोलती थी। उनका नाम आते ही शरीर के रोए फूट पड़ते हैं। यह कहानी है बैंडेड क्वीन फूलन देवी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मैं अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं द बहुजन रीडर्स। इस चैनल के माध्यम से हम महापुरुषों पर बनी किताबों की रिव्यू करते हैं और आज हम जिस आयरन लेडी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उस आयरन लेडी का नाम है फूलन देवी। इनके ऊपर बहुत सारी मूवी बनी हुई है, जैसे कानून मेरी मुट्ठी में, द बैंडेड क्वीन, कई हिट फिल्में इनके ऊपर बनी हुई है। वह निषाद समाज से आती थी। निषाद समाज को ही मल्ला जाति, कहीं पे भी केवट भी कहा जाता है। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 ईस्वी को बुंदेलखंड क्षेत्र के यूपी के गोरहा के पूर्वा ग्राम में हुआ था, जो अभी फिलहाल जालौन जिले में है। फूलन देवी के पिता का नाम देवी दीन तथा माता का नाम मूलाबाई था। उनकी 5 संतानें थी। 4 लड़कियां क्रमशः रुक्मिणी, फूलन देवी, रामकली और मुन्नी देवी, और एक लड़का शिव नारायण था। रुक्मणी के बाद भी घर में फूलन देवी के तौर पे लड़की पैदा हुई, जिसके कारण उनके माता पिता नाखुश थे। उनकी चाहत थी कि घर में कोई रुक्मणी के बाद लड़का पैदा हो। भारत एक पुरुष प्रधान संस्कृति होने के कारण लड़कियों को परिवार में बोझ के समान माना जाता है। इसीलिए फूलन देवी के पिता और माता नाखुश थे उनके जन्मदिन पर। फूलन देवी का पूरा परिवार अशिक्षित था। शिक्षा ग्रहण करना भी दलितों के लिए वर्जित था। उन्होंने स्त्रियों के प्रति दोयम दर्जे की सोच को अपने संघर्ष और साहस से गलत साबित कर दिया। फूलन देवी इतिहास की एकमात्र ऐसी नायिका है जिसे चंबल घाटी में अपना अघोषित साम्राज्य कायम किया। वहीं दूसरी तरफ सांसद बनकर भारतीय संसद में पहुंची। चंबल के बीहरों में शेरनी की तरह दहाड़ी तो संसद में भी स्त्रियों, शोषितों, उपेक्षितों तथा गरीबों की समस्याओं को पूरी बुलंदी के साथ उठाती रही। उन्होंने समाज को बता दिया कि लड़कियों की काबिलियत पुरुषों से किसी भी तरह कम नहीं है। फूलन के पिता देवीदीन की माली हालत ठीक नहीं थी। देवीदीन के बड़े भाई बिहारी लाल ने उनके साथ धोखाधड़ी करके उसकी जमीन का हिस्सा हड़प लिया था। विशाल मंगलवादी लिखते हैं कि समस्या यह थी कि उसके चाचा बिहारी लाल और चचेरे भाई मयादीन ने दस्तावेजों में हेर फेर करके उसकी जमीन का पट्टा अपने नाम करवा लिया था और उन्हें परिवार सहित घर से बेदखल कर दिया था। उस समय इन्हें गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। फूलन एक छोटी बालिका थी, परंतु उसने नायिका की तरह अपनी चचेरी बहन को घर से खदेड़ दिया और उसे खेतों में हरे चने की फलियों को खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तब उसके चचेरे भाई मयादीन ने लड़कियों को घर से बाहर भगा दिया। उस समय मयादीन की उम्र सिर्फ 20 साल थी। फूलन को जब उसने जमीन वापस नहीं दी तो फूलन ने उसके दावे को खारिज कर ईंट मारकर उसे बेहोश कर दिया। यह बहादुरनामा काम था। उसकी जाति के लोगों ने तब भी खामोश रहना पसंद किया जब मयादीन ने मजदूरों को भेजकर फूलन के पिता का नीम का पेड़ काट डाला। उसके पिता ने विरोध करना बेहतर नहीं समझा। फूलन देवी बचपन से ही बहुत साहसी थी। उनकी बहादुरी के किस्से आज भी लोगों के दिलो दिमाग में छाए हुए हैं। फूलन अपने पिता के साथ नदी पर जाती थी। एक बार पिता की गैर मौजूदगी में घाट में बंधी नाव को खोलकर नदी में उतार दी। लोगों को लगा कि बीच दरिया में नाव उलटकर डूब जाएगी, मगर फूलन घबराई नहीं। धैर्यपूर्वक नाव को संभाला और वापस किनारे पर ले आई। एक बार नदी में नहाते वक्त अचानक एक सहेली गहरे पानी में चली गई। फूलन अपनी जान की परवाह किए बगैर तुरंत पानी में कूद गई। तैरते हुए सहेली को खींचकर किनारे पर ले आई। एक बार एक औरत को कपड़े धोते वक्त मगरमच्छ ने पकड़ लिया और खींचकर पानी में ले जाने लगा। फूलन ने
पास में पड़ी लाठी से मगरमच्छ की आंख पर जोर से वार किया। मगरमच्छ इस तीखे प्रहार को झेल नहीं पाया और उस औरत को छोड़कर अपनी जान बचाकर पानी में गायब हो गया। फूलन ने पिता से सुन रखा था कि यदि मगरमच्छ पकड़ ले तो उसकी आंख पर वार करके अपनी जान बचाई जा सकती है। एक बार मल्लाहों की झोपड़ी में आग लग गई। आग तेजी से फैलने लगी। सभी लोग झोपड़ियों से भागकर बाहर आ गए, किंतु एक बालक पीछे छूट गया। उस भयानक आग में घुसकर बच्चे को जिंदा बाहर निकालने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था। फूलन से यह देखा नहीं गया। वह साहस करके आग की लपेटों को चीरती हुई झोपड़ी में घुसी और बच्चे को जीवित बाहर लेकर आई। यदि थोड़ा विलंब होता तो बच्चा और फूलन दोनों आग में जलकर खाक हो जाते। इस घटना से स्पष्ट है कि बचपन से ही फूलन बहुत बहादुर और साहसी थी। रुक्मणी की शादी के बाद पिता देवी दीन ने अपनी जिम्मेदारियों से जल्द छुटकारा पाने की नीयत से एक साइकिल तथा एक गाय दहेज में देकर फूलन देवी का बेमेल बाल विवाह महज 11 वर्ष की उम्र में कर दिया। उसके पति पुत्तीलाल की उम्र उससे 3 गुना लगभग 33 वर्ष थी। वह कानपुर देहात के गांव महेशपुर का निवासी था। पुत्तीलाल शराबी था और वह फूलन के साथ अमानवीय व्यवहार करता था। उसके अत्याचार से उबकर फूलन एक दिन बकरियां चराने निकली और अवसर पाकर अपने पिता के घर भाग आई। फूलन अपने गांव में अपने पिता के घर पर रहने लगी। मैयादीन बिहारी लाल का लड़का था। चने के खेत से लेकर नीम के पेड़ तक आए दिन उसकी और उसके परिवार में तू मैं होती रहती थी। फूलन शुरू से ही जिद्दी स्वभाव की थी, इसलिए झगड़ने में इससे भी कोई परहेज नहीं थी। लेकिन फूलन की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब गांव के मुखिया के लड़के सुरेश चंद्र ने सरेआम फूलन को अपनी साइकिल पर खींच लिया और छेड़खानी करने लगा। फूलन को यह बात पसंद नहीं आई और उसने सुरेश चंद्र को छप्पड़ जड़ दिया। यह खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरफ फैल गई। फूलन की मां मूला देवी इस घटना से भयभीत हो गई, क्योंकि गांव में मुखिया की चलती थी। दूसरी बात यह कि उस समय फूलन के पिता का देहांत हो चुका था। लिहाजा मूला देवी ने बेटी को उसकी फुफेरी बहन के पास टियोगा गांव भेज दिया। भारत में बाल विवाह का शिकार तो लाखों मासूम लड़कियां अब भी होती है। समानता सनक के कारण बलात्कार और सामूहिक बलात्कार का कहर हजारों अबलाओं पर अब भी टूटता है, लेकिन फूलन उनमें से कोई नहीं बनती। वह जीवट जूझने का मद्दा सब में नहीं होता। विद्रोह की वह धधकती आग सब में नहीं पाई जाती जो फूलन में थी। फूलन को नियति ने अपने क्रूर हाथों से गढ़ा था। यातना ने उसे मजबूत किया था। दुख ने उसे तराशा था। पुण्य केवल उन्हीं का प्रबल होता है जो अपने आंसुओं से धुलता है। यातना केवल उसी को मजबूत करती है जो अन्याय को सहकर चुप नहीं रह जाता, बल्कि उसका माकूल प्रतिकार करता है। फूलन को दुख, यातना और आंसुओं से लड़ने की क्षमता अदम्य साहस ने पैदा की थी। फूलन ने अपने जीवन को जीते जी आहूत करके उस मर्दवादी समाज के मुंह पर कीचड़ पोता था जिसके लिए औरत केवल देह थी। 11 साल की उम्र में तमाम लड़कियां आज भी 30 साल के विधुरों से ब्याही जा रही है। मगर क्या आपने इस अनमेल विवाह के विरोध में एक भी शब्द बोलने का वे साहस जुटा सकती है? पर फूलन इन सब औरतों से सवाया थी। जब बच्चियां गुड्डे गुड़ियों के विवाह में मशगूल होती है, तब फूलन ने अपने इस पति को छोड़ने को ठान ली थी। जिस समाज ने एक अबोध बच्ची से रोजाना बलात्कार के लिए शादी जैसा प्रमाण पत्र दिया था, अपने प्रेमी विक्रम मल्लाह के मारे जाने से फूलन के दिल को चोट लगी। उसकी कल्पना उस समाज से करने की कोशिश करना निहायत बचकानापन होगा। फूलन पर सबसे ज्यादा अत्याचार उसकी यौनिकता के साथ हुआ। उसे अपनी इच्छा के अनुसार जीने की स्वतंत्रता की सुविधा नहीं दी गई। जब वो किशोरी थी, अपने बूढ़े पति और उसकी दूसरी अधीर पत्नी के दुर्व्यवहारों से परेशान होकर अपने मायके लौट आई। उसने अपना यह संकल्प सार्वजनिक किया कि अब वह अपनी देह नुचवाने और मन को घायल कराने ससुराल नहीं जाएगी। यह भारत में एक स्वाभाविक घटना है। इनमें से कुछ पुनर्विवाह कर लेती है, ज्यादातर यूं ही जीवन काट देती है। फूलन को इनमें से एक भी विकल्प नहीं दिया गया। अत्याचारी ससुराल का बहिष्कार करने वाली लड़की का दर्द नहीं देखा जाता, उसे दिल फेंक माना जाता है
और उसके मायके में प्रेमियों की खोज की जाती है। इस धूर्त विश्वास से बल पाकर उसके गांव के सरपंच के बेटे और उसके मित्र फूलन को सहज उपलब्ध मान बैठे, पर फूलन की दृढ़ता के कारण उन्हें बलात्कार पर उतरना पड़ा। हमारे समाज की यौन नैतिकता से फूलन का यह दूसरा साक्षात्कार था। बलात्कारियों को सजा न मिले, इसीलिए फूलन को डकैत घोषित कर दिया गया और अपने कब्जे में पाकर पुलिस वालों ने उसे निर्वस्त्र कर इतना धुना कि उसने और अधिक यातना से बचने के लिए अपने को अपराधी कबूल लिया। इसके बाद फूलन के लिए हमारी कानून और न्याय व्यवस्था का चरित्र भी अपरिचित नहीं रह गया। खाते पीते परिवारों की लड़कियों को मृदता के आवरण में और निर्धन परिवारों की लड़कियों को उनके साथ जोर जबरदस्ती कर हमारा समाज कितनी जल्द वयस्क बना देता है। यातना, अपमान, विद्रोह, बंदूक, बदला, बदनामी, जेल, सम्मान, सुविधा और सत्ता, ये सभी रंग जिस शख्सियत के साथ जुड़े उसका नाम था फूलन देवी। जातिवाद, यौन शोषण ने एक साधारण लड़की को बीहर तक पहुंचाया और बंदूक उठाने को मजबूर किया। कानून हाथ में लेकर फूलन देवी ने उन सभी लोगों से बदला लिया जिन्होंने उनके सामने के सम्मान के कानून हाथ में लेकर फूलन देवी ने उन सभी लोगों से बदला लिया जिन्होंने उनके सम्मान के चिथड़े किए थे। स्वर्ण जाति के 24 लोगों की हत्या कर वह खौफ का पर्याय बन गई। फिर एक ऐसा भी वक्त आया जब बैंडिट क्वीन हिंसा का रास्ता छोड़कर राजनीति में आई और 2 बार सांसद चुनी गई। चंबल के आसपास के गांव डकैतों के आतंक दूसरों के साए में रहते थे। डकैत आए दिन गांव पर धावा बोलते, लूटपाट करते तथा बहन बेटियों को उठाकर ले जाते थे। पुलिस और प्रशासन सूचना देने पर भी देर से आते और औपचारिकता पूरी करके चली जाते। मार्च 1979 में एक रात गोरहा का पूर्वा गांव पर बाबू गुज्जर के गिरोह ने धावा बोला, जिसमें फूलन का अपहरण कर लिया गया। गिरोह में सब स्वर्ण थे, केवल विक्रम और भरत मल्लाह थे। बाबू गुज्जर के द्वारा मल्लाह फूलन के साथ दुराचार से विक्रम और भारत खिन थे। इस गैंग का सरदार था बाबू गुज्जर और दूसरे नंबर पर था विक्रम मल्लाह। कहते हैं एक दिन गुज्जर फूलन देवी के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था। फूलन ने शोर मचाया और विक्रम वहां आ पहुंचा। दोनों में लड़ाई हुई तथा विक्रम ने गुज्जर को गोली मार दी। इसके बाद फूलन और विक्रम साथ रहने लगे। विक्रम बाबू गुज्जर की हत्या कर गिरोह का सरगना बन गया। विक्रम गोहानी गांव का रहने वाला था और नाव चलाने का काम करता था। सामंतों और साहूकारों के अन्याय से तंग आकर वह बाबू गुज्जर के गिरोह में शामिल हो गया। बाबू गुज्जर को मारकर वह फूलन का सहयोगी बन गया। विक्रम ने फूलन का साथ इसलिए दिया कि वह नारी शक्ति का सम्मान करता था। वह शराब या अन्य प्रकार का नशा नहीं करता था, किसी को नाजायज परेशान नहीं करता था, वह वसूलों का पक्का था। विक्रम ने फूलन को बंदूक और हथियार में पारंगत किया। इतना ही नहीं, विक्रम ने उसे हौसला भी दिया। वह चाहता था कि फूलन इतनी सक्षम बन जाए कि विकट परिस्थितियों में भी अपनी रक्षा स्वयं कर सके। गुज्जर की हत्या से ठाकुरों का एक गैंग नाराज था और मौका मिलते ही इस गैंग ने विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी और फूलन का किडनैप कर यूपी के बहमई गांव में ले गया। वहां 22 ठाकुरों ने फूलन के साथ 21 दिन तक सामूहिक बलात्कार किया, जैसा कि फूलन देवी पर बनी फिल्म बैंडिट क्वीन में दिखाया गया है। जैसे तैसे फूलन ठाकुरों के गैंग से आज़ाद हुई और डकैतों की एक गैंग में शामिल हो गई। फूलन के मन में बदले की आग जल रही थी। 1981 में वह बहमई गांव लौटी और गांव के 24 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके गोली से उड़ा दी। उस समय फूलन महज 15 साल की थी जब वो 24 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके गोली से उड़ा देती है। जब कुछ दबंगों ने घर में ही उसके माँ बाप के सामने उसका रेप किया, उसके बावजूद भी फूलन के तेवर कमजोर नहीं पड़े। उसके बाद गांव के दबंगों ने एक दस्यु गैंग को कहकर फूलन का अपहरण करवा दिया। बस यहीं से शुरू हुई फूलन के डकैत बनने की कहानी
और उसने 14 फरवरी 1981 को बेहमई में 24 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी। इस घटना के बाद फूलन देवी का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर आ गया था। फूलन देवी का कहना था कि ठाकुरों ने उनके साथ बलात्कार किया था, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने ये हत्याएं की थी। चंबल की घाटी में एक डकैत मुस्तकीन ऐसा भी था जिसने 28 वर्ष की उम्र में ख्याति प्राप्त कर ली थी। वह गरीबों का मददगार, सदाचारी और वसूलों का पक्का था। उसका सम्मान न केवल गरीबी जन था बल्कि दास्यु सरगना भी करते थे। लोग उसे पीर बाबा कहकर बुलाते थे। सरगना विक्रम मल्लाह पीर बाबा का मुरीद था। फूलन ने पीर बाबा की शरण जाकर पीर बाबा को श्री राम और लालाराम द्वारा विक्रम की धोखे से की गई हत्या और उसे बंधक बनाकर बेहमई के ठाकुरों द्वारा किए गए दुराचार और अत्याचार की कहानी सुनाई। पीर बाबा ने फूलन को आशीर्वाद दिया और गुनाहगारों को सजा देने की आश्वासन भी दी। पीर बाबा का आशीर्वाद लेकर फूलन ने 14 फरवरी सन 1981 को अपने सहयोगी के साथ अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए कूच कर दिया। वह इंसाफ की रात थी। फूलन के अंदर जल रही प्रतिशोध की आग दुश्मनों पर कहर बनकर टूटने लगी। उसने उन 24 ठाकुरों को जिन्होंने उसकी असमत तार तार किया था, सबको उस कुएं के पास ले गई जहां उसके साथ सामूहिक दुराचार किया गया था। सबको एक लाइन में खड़ा किया। सब थर थर कांपते हुए रहम की भीख मांग रहे थे, मगर फूलन ने बंदूक उठाई और उन सब के सीने को छलनी कर दिया। इस हत्याकांड के दिन लाला राम और श्री राम फूलन के वहां पहुंचने से पूर्व भाग निकले थे। फूलन ने अपना बदला ले लिया। यह देश प्रदेश की बहुत बड़ी घटना थी जिसने शासन प्रशासन को हिला कर रख दिया था। यह घटना देश विदेश में चर्चा का विषय बन गया था। फिर फूलन ने 12 फरवरी 1983 को आत्मसमर्पण कर दिया था। श्रीमती इंदिरा गांधी केंद्र में प्रधानमंत्री वो मध्य प्रदेश राज्य में अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे। जब फूलन देवी को पकड़ने के सभी पैतरे फेल हो गए तब आत्मसमर्पण के प्रयास किए गए। डीएसपी राजेंद्र चतुर्वेदी को इस काम पर लगाया गया। वह फूलन देवी को 12 फरवरी 1983 को आत्मसमर्पण कराने में कामयाब हुए। डीएसपी राजेंद्र चतुर्वेदी को अपना पुत्र उनके पास रखना पड़ा, तब जाकर वो आत्मसमर्पण करने को राजी हुई। फूलन देवी के साथ मानसिंह, बाबा घनश्याम व अन्य 12 सदस्यों ने भी आत्मसमर्पण किया। देश में जितने भी डाकुओं ने आत्मसमर्पण किए उनमें से किसी भी डाकू को 10 साल की सजा नहीं हुई। 1992 में आत्मसमर्पण करने वाले डाकुओं को मध्य प्रदेश में रखकर एक जगह भी मुकदमा चलाया गया था। तब 8 साल 8 महीने की सजा के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था, जबकि जेल में सबसे ज्यादा समय बिताया फूलन ने। आखिर ऐसी दुरंगी नीति क्यों? फूलन को पहले ग्वालियर जेल में रखा गया था और फिर कैंसर का अंदेशा होने पर दिल्ली की तिहाड़ जेल लाया गया था। फूलन को न्याय सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा था कि वह मल्लाह जाति की महिला थी। देश में 2 तरह के कानून नहीं होने चाहिए, पर भारत देश में ऐसा है। आखिर क्यों? फूलन कहा करती थी, मैं अगर अपराधी हूँ तो मुझे फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन बेवजह मुझे न सताओ। उसकी शिकायत थी कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमे भी फिर से शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा था कि 11 साल बिना किसी मुकदमे के जेल काटने के बाद मैं शारीरिक रूप से कमजोर हो चुकी हूँ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन्हें अदालतों में घसीटकर मानसिक रूप से परेशान करने की चेष्टा की है। फूलन ने कहा था कि मुझ में अभी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं फिर से लड़ाई लड़ सकूं। मैं टूट चुकी हूं। मैं तो बस अब समाज सेवा करते हुए समाज से में जीना चाहती हूं। मुझे जीने दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन पर सभी तरह के अत्याचार, अन्याय और शोषण हुए। उन्होंने कहा था कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया गया। पूर्व दस्यु मोहर सिंह, मान सिंह, तहसीलदार सिंह, मलखान सिंह, पान सिंह आदि को आत्मसमर्पण के बाद पूरी तरह से माफी दे दी गई थी, लेकिन उन्हें 11 साल जेल में रखने के बाद भी माफ नहीं किया गया। ऐसा
क्यों? फूलन का कहना था कि जम्मू कश्मीर में उग्रवादियों और आतंकवादियों के समर्पण करने पर सरकार उन्हें पुलिस में भर्ती कर लेती है, लेकिन मुझे तो सांसद होने पर भी खुलकर जीने का हक नहीं था। उन्होंने कहा था कि आत्मसमर्पण का मतलब तो माफी होता है। उत्तर प्रदेश की सरकार इससे मुकर गई। देश की महिलाओं को फूलन से कुछ प्रेरणा तो अवश्य लेनी चाहिए। जिन्होंने शोषण, जुल्म, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया तो उन्हें डाकू कहा गया। जिन लोगों ने फूलन की जिंदगी तबाह की, जब वे लोग अपराधी नहीं तो फिर फूलन कैसे डाकू हो गई? जबकि फूलन देवी का शारीरिक और मानसिक शोषण हुआ, उनके साथ बहुत ही घिनौने कृत्य हुए। फूलन देवी को राजनीति में लाने का श्रेय मान्यवर कांसीराम जी को जाता है। फूलन उस समय ग्वालियर जेल में थी। मान्यवर जी ने 10वीं लोकसभा 1991 के लिए बहुजन समाज पार्टी से नई दिल्ली संसदीय सीट से फूलन देवी का नामांकन पत्र भरवाया था। यद्यपि फूलन चुनाव हार गई थी। इस तरह फूलन देवी की राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हुई। वर्ष 1981 को मान्यवर कांसीराम जी ने स्वतंत्रता दिवस के 34वें वर्ष को फूलन देवी वर्ष के रूप में मनाया था। बसपा 1984 में बनी। इसके पहले DS4 के बैनर तले फूलन देवी को पहली बार चुनावी राजनीति में उतारने वाले मान्यवर कांसीराम थे। परिवारजनों की तरह मान्यवर कांसीराम ने फूलन देवी की अर्थी को कंधा भी दिया था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सत्ता में आई और फूलन ने यह सोचकर समाजवादी पार्टी में जाने का निर्णय लिया कि मुझ पर चल रहे 48 मुकदमों से बड़ी समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ही करवा सकते हैं, और ऐसा हुआ भी, तथा फूलन ने समाजवादी पार्टी में जाने का निर्णय लिया। 6 फरवरी 1994 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने फूलन के विरुद्ध चल रहे मुकदमे वापस लेने का आदेश जारी कर दिया। 13 साल जेल में रहने के बाद आखिर 14 फरवरी 1994 को सुप्रीम कोर्ट ने फूलन को पैरोल पर रिहा कर दिया। वह 11वीं लोकसभा 1996 का चुनाव मिर्जापुर सीट से लड़ी और विजयी होकर 22/1996 को संसद में पहली बार कदम रखा। उन्होंने संसद में महिलाओं, दलितों तथा पिछड़ों के हितों की पैरवी प्रभावी ढंग से की। 2 साल बाद मध्यावधि चुनाव हो गए। फिर 12वीं लोकसभा 1998 का चुनाव फूलन ने मिर्जापुर से ही लड़ा, मगर हार गई। सरकार चल नहीं सकी, इसीलिए 1999 में फिर चुनाव हुए। फूलन ने मिर्जापुर से ही चुनाव लड़ा और जीत गए। सांसद रहते हुए फूलन ने फ्रांस, जापान, मलेशिया, स्पेन तथा तुर्की आदि देशों की विदेश यात्राएं की। फूलन के छोटे से संसदीय जीवन को नजदीक से जानने वाले बताते हैं कि उनके दिल में दलितों और गरीबों के लिए बेपनाह दर्द था। वीरांगना फूलन देवी के शहीदी दिवस पर बौद्धाचार्य मान्यवर शांति स्वरूप बौद्ध जी कहते हैं कि सन 1994 का वर्ष बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का शताब्दी वर्ष था। इसी दौरान फूलन देवी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। यह एक नया इतिहास भारतवर्ष में रच गया। सांसद बनने के बाद फूलन देवी बाबा साहेब की अनुयायी बन गई। उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर 15 फरवरी 1996 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली। वे जातीय भेदभाव से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका बौद्ध धर्म में वापसी मानती है। उनका संदेश था कि भारत का हर बच्चा बौद्ध धर्म अपना ले तो देश की समस्याएं हल हो जाएंगी। लोग सौभाग्य पर नहीं काम पर विश्वास करेंगे तो निश्चित रूप से देश का विकास होगा। फूलन देवी को नायक मानने की बात पर विवाद भी हो सकता है। आप कह सकते हैं कि चंबल की एक डाकू और लोगों की हत्या करने वाली एक औरत भला नायक कैसे हो सकती है, लेकिन एक बार आप खुद को फूलन देवी की जगह रख कर देखिए, फिर आप सोच पाएंगे आखिर फूलन नायक क्यों हैं। आप उस दर्द को महसूस करिए जब एक खास राजपूत समुदाय के कई लोगों ने तकरीबन 15 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया होगा। इस तरह के दर्द और जलालत को झेलने के बाद आप क्या करते? शायद वही जो फूलन देवी ने किया। उन्होंने लाइन में खड़ा कर 24 ठाकुरों को गोली से भून डाला। हालांकि फूलन देवी ने इस अपराध को कभी स्वीकार नहीं किया।
कायर शेर सिंह राणा ने फूलन देवी को तब मारा जब फूलन देवी ने हथियार डालकर सार्वजनिक जीवन में आ चुकी थी। ये कौन सा हिम्मत है, ये कौन सा साहस है। अगर आपको इतना ही हिम्मत था, साहस था, तो जब फूलन देवी बिहार की सरदार थी तब जाके मोर्चा लेना चाहिए था। जब फूलन देवी बिहार की सरदार थी तो किसी ठाकुरों की औकात ना थी उन्हें छूने की, औकात नहीं थी कि उन्हें आंख भी दिखा सके। आंख दिखाने जाते तो पता चलता कि और 22 ठाकुरों की बीवियां विधवा हो गई और 22 ठाकुराइन की सुहाग धुल जाते। और आप भी बहुजन समाज से हैं, अगर आप फूलन देवी के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बुक का नाम बता सकता हूँ। ये बुक का नाम है बैंडेड क्वीन फूलन देवी, मेरा जीवन मेरा संघर्ष। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस बुक का नाम है बैंडेड क्वीन फूलन देवी, मेरा जीवन मेरा संघर्ष। इसके संपादक है RK सिंह। सम्यक प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई है और इस पुस्तक में पृष्ठों की कुल संख्या है 102। अगर आप निषाद समाज के बारे में जानना चाहते हैं, मल्लाह समाज के बारे में जानना चाहते हैं या फूलन देवी के इतिहासों को पढ़ना चाहते हैं तो आप इस पुस्तक को एक बार जरूर पढ़ें। अगर आप इस पुस्तक को घर बैठे मंगाना चाहते हैं तो मूल निवासी मेगा मार्ट के माध्यम से आप मंगवा सकते हैं। धन्यवाद मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुजन समाज से जुड़े महापुरुषों की जीवनी को प्रस्तुत करता रहता हूँ। अगर आप मेरे एफर्ट से अगर आप खुश हैं तो मुझे सब्सक्राइब करके आप मेरा हौसला अफजाई कर सकते हैं। धन्यवाद।